नमस्कार साथियों, टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होना है। तो दोस्तों, आज एक नया सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और इस सेशन में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि पिछले बार ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए थे। तो हम लोगों का टारगेट है दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम होनी है, उसे कैसे क्रैक किया जाए। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके 15 क्वेश्चन इस सेट में लिए गए हैं, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 में दिसंबर में जो पूछा गया था। तो दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन में ऑल कर लें, जिससे कि आप तक हमारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे आप तक तो हमारी नोटिफिकेशन पहुंचे ही, साथ ही साथ आपके दोस्तों तक भी हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमारे वीडियो को लाइक करें, और आपको यह वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको सीटेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न हो मन में, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हमारे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं। मैं हर संभव आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास का जो सिद्धांत है, विकास का जो डोमेन है, वह बहुत ही ब्रॉड डोमेन है। विकास का जो क्षेत्र है वह बहुत ही व्यापक है। तो इसके विकल्प को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पे नहीं लिखा गया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में स्टूडेंट थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं और इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण गलतियां हो जाती है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आपको कंटेंट पढ़ने के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, और ऑनलाइन मोड में टेस्ट आपको देना है। तो इससे ये पता चलेगा कि हम जो 2.5 घंटा का मुझे समय मिलता है, उस समय में हम 150 क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो इसमें पहला विकल्प है, विकास एक धारणीय और एकाआयामी होता है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। यह तो सही बात है। विकास के जो दिशा के नियम हैं, उसमें तो कहा गया है एक सेफेलोकॉर्डल और एक प्रोक्सिमोडिस्टल। तो ऊपर से नीचे अर्थात हेड टू टोय, सिर से पैर तक, और केंद्र से बाहर, नियर टू फार। तो यह तो सिद्धांत है। विकास आनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। यह भी सही है कि विकास जो है सो अपने आनुवांशिकता और संपोषण से बिल्कुल प्रभावित होता है, क्योंकि उस पर आनुवांशिकता का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। किसी पे
मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ उससे मिलता जुलता होता है, तो यह भी सही है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, यह भी सही है। तो यह तीनों जो है सो विकास का सिद्धांत है। तो आपका विकास एक धारीय और एकायामी होता है, यह जो है सो विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, सेफेलोकॉडल सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? तो यह जो सेफेलोकॉडल है, तो वाइगोत्स्की महोदय ने विकास के नियम के विकास की दिशा के नियम, विकास के दिशा के नियम, यह नियम जो है सो दो नियम है। एक है सेफेलोकॉडल, इसमें जिसे कि कहते हैं शिरोध पदोन्मुखी, शिरोध पदोन्मुखी। और दूसरा जो इसमें है वह है प्रोक्सिमोडिस्टल, ये कहते हैं ये कहते हैं केंद्र से बाहर की ओर समीपस्थ दूरस्थ विकास। देखिए एक होता है हेड टू टो जाता है, और एक होता है केंद्र से बाहर की ओर। तो यह जो होता है वह होता है सेफेलोकॉडल, और यह जो होता है केंद्र से बाहर की ओर, इसे कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। तो यह विकास के दिशा के दो नियम हैं। इसमें केंद्र से बाहर की ओर जाता है प्रोक्सिमोडिस्टल में, और इसमें हेड टू टो अर्थात सिर से पैर तक जाता है। तो यहाँ पे कह रहा शीर्षगामी सेफेलोकॉडल सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र में आता है? तो यह एक गामक अवस्था है, अर्थात मोटर डेवलपमेंट है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अब है भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है, अर्थात सेंसिटिव स्टेज। तो भाषा विकास के संदर्भ में प्रारंभिक अवस्था जो कि 2 से 6 वर्ष की होती है, यह सबसे ज़्यादा सेंसिटिव क्षेत्र मानी जाती है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्टेज मानी जाती है। प्रारंभिक अवस्था भाषा विकास का सबसे सेंसिटिव स्टेज, संवेदनशील अवस्था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब है परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना
शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं, क्या कहलाती है? अर्थात परिवार में जो आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे अपने आप को यह जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और वो भाषा सीखते हैं, यह क्या कहलाती है? तो यह प्रारंभिक समाजीकरण कहलाती है। यह जो है सो प्रारंभिक समाजीकरण कहलाती है। समाजीकरण के समाजीकरण के समाजीकरण के दो जो है सो चरण है। पहला है प्राइमरी स्टेज। इसमें आते हैं परिवार, और दूसरा है सेकेंडरी स्टेज। इसमें आता है स्कूल या फिर कोई संस्था। तो सबसे पहले जब बच्चा का जन्म होता है और वो थोड़ा बड़ा होता है, तो सबसे ज़्यादा अपना समय जो है वह सबसे ज़्यादा अपना समय अपने परिवार में देता है। सबसे ज़्यादा अपना समय वह अपने परिवार में देता है। उसके बाद ही वह जब 4 से 5 वर्ष का होता है तब वह स्कूल में जाना शुरू करता है। तो इससे जो पहले जो है सो सबसे पहली वह परिवार में रहता है और अधिक समय अपने परिवार में, अपने समाज में देता है। तो इसके लिए, इसीलिए यह जो अवस्था कहलाएगी भाषा सीखने की, परिवार में आरंभ होने वाली प्रक्रिया, यह प्रारंभिक समाजीकरण कहलाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वह जो है सो इन्वॉल्व सबसे पहले अपने परिवार में रहता है। अब है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 चरण दिए हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 चरण दिए हैं। इसमें पहला है पूर्व पारंपरिक अवस्था। इसके भी 2 स्टेज हैं। पहला है पूर्व पारंपरिक अवस्था के पहला जो स्टेज है वह है आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास। इसका जो पहला स्टेज है आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास। और इसका जो दूसरा स्टेज है वह है स्वलाभ मानसिकता। अर्थात पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। बच्चे को जब कुछ रिवार्ड दिया जाता है, पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, तो यह हो गया पहला जो का चरण है, उसके 2 स्टेज दिए गए हैं इधर। उसके बाद दूसरा इसमें बोला गया है कि पारंपरिक स्तर। इसके भी जो है सो 2 स्टेजेज उन्होंने बताए हैं। पहला है गुड बॉय, गुड
गर्ल ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। और में दूसरा जो है वह है कि मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, अर्थात समाज के नियम कानून को मानना। तो इसका आंसर जो होगा कि लॉरेंस कोहलबर्ग सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पारंपरिक चरण, क्योंकि इसी चरण में गुड बॉय, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, ओरिएंटेशन और समाज के नियम कानून, समाज की क्या क्राइटेरिया है उसको धीरे धीरे समझना और उसका पालन करना, ये सारी जो नैतिक बातें हैं, नैतिक चिंतन है, इसका जो शुरुआत का चरण है वो यहीं से शुरू होता है, पारंपरिक स्तर से। इसके एक चरण और भी हैं, तीसरा चरण है उत्तर पारंपरिक स्तर। उसके भी 2 स्टेजेस दिए गए हैं। तीसरा है उत्तर पारंपरिक स्तर के भी 2 स्टेजेज दिए गए हैं। पहला स्टेजेज इसमें दिया गया है सामाजिक संविदा। पहला स्टेजेज है सामाजिक संविदा और दूसरा स्टेजेज है इसमें व्यक्तिगत नैतिकता, साथ यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। और इसमें जो पहला है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। तो आपको लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने जो भी सिद्धांत दिए हैं उसको एक बार अच्छी प्रकार से देख लेना है, क्योंकि इससे सभी शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक शिफ्ट में इसके क्वेश्चन पूछे गए, इसका क्वेश्चन जो है सो सभी शिफ्ट में आते हैं। अब है कि पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहा जाता है। तो पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को आत्मसातकरण कहा जाता है। तो इसमें जैसे कि पहला है समायोजन। तो समायोजन में होता है बदलाव, चेंजेज, उसके बाद एडजस्ट, मॉडिफाई, ज्ञान में बदलाव, अर्थात जो भी बदलाव की बात करें, एडजस्ट की बात करें, तो वो समायोजन के अंतर्गत आएगा। ये सभी की पॉइंट हैं, आपको इसको याद करना, इसको याद रखना है तो आपका काम हो जाएगा। अब है समाजीकरण। समाजीकरण तो आपको पता ही है, वाइगोत्स्की महोदय ने बताए हैं कि समाजीकरण के लिए भाषा, बच्चों के विकास में समाजीकरण इस प्रकार से
कार्य करता है। उसके बाद आत्मसातकरण। आत्मसातकरण है पुराने ज्ञान में नई सूचनाओं को जोड़ना, एसिमिलेशन कहलाता है। अर्थात कोई भी पुराना आपका ज्ञान है, उसमें आपने नई ज्ञान को जोड़ लिया, तो यह जो है सो एसिमिलेशन अर्थात आत्मसातकरण कहलाएगा। अब है संगठन, स्कीमा। इसमें क्या होता है कि ज्ञान की संरचना, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सभी की पॉइंट हैं। आप इसको याद रख सकते हैं तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। संगठित सूचनाओं का समूह। तो पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना, अर्थात पुरानी ज्ञान में नई सूचनाओं को जोड़ना, ये आत्मसातकरण कहलाता है। अब है मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि वस्तुओं के प्रतीक हैं। शब्द जो है सो वो वस्तुओं के प्रतीक हैं, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। तो मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था दिए हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था दिए हैं। तो पहला अवस्था है इसमें सेंसरी मोटर। पहला अवस्था है सेंसरी मोटर अर्थात संवेदी गामक, संवेदी गामक 0 to 2 ईयर। के बाद दूसरा अवस्था है प्री ऑपरेशनल अर्थात पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 6 ईयर्स। तीसरा है कंक्रीट स्टेज अर्थात मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह होता है 7 से 11 वर्ष। और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल अर्थात अमूर्त संक्रियात्मक। यह होता है 11 प्लस अर्थात 11 एंड एबव, 11 से अधिक। तो यह जो है सो पियाजे के 4 अवस्था पियाजे ने बताए हैं संज्ञानात्मक विकास के। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं SPCF, S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसे आप SPCF के रूप में याद रख सकते हैं। तो आपका प्रश्न यह बोल रहा है कि मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। तो मीना जो है सो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था पर है? तो जाहिर सी बात है कि मीना जो अवस्था में होगी वह पूर्व संक्रियात्मक अर्थात 2 से 6 वर्ष की अवस्था में होगी। तो इसका आंसर ए होगा। अब है कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? अभी हम पिछले प्रश्नों में बताए थे कि विकास के दिशा का नियम, विकास के दिशा का नियम जो कि 2 होते हैं। एक होता है शिरोपदोमुखी और दूसरा होता है समीपस्थ विकास, समीपस्थ दूरस्थ विकास, समीपस्थ दूरस्थ विकास। और एक होता है समीपस्थ विकास, ये तो विकास के दिशीय नियम है। और एक होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यह ZPD होता है, जिसे कि हम पार या ढांचा बोलते हैं। यदि आप किसी भी प्रश्नों में अटक रहे हैं तो वहाँ पे आपको किसी टीचर या फिर किसी के द्वारा थोड़ा सा हिंट्स आपको दिया जाता है, अर्थात थोड़ा सा आप अटक रहे हैं तो आपको धक्का दे दिया गया, सहारा दे दिया गया। तो यही होता है ZPD, अर्थात इसे कहते हैं समीपस्थ विकास का, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो इसको जो ZPD को जो दिए हैं वो लिव वाइगोत्स्की महोदय ने दिए हैं। इसका होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डिस्टल, समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, जिसको पार बोलते हैं। और यह जो है सो विकास का दिशीय नियम, यह एक सेफेलोकॉर्डल है और एक समीपस्थ विकास, समीपस्थ दूरस्थ विकास है। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। यहाँ पे यह जो समीपस्थ दूरस्थ विकास है यह एक अलग है, और यह जो बताया है, पूछ रहा है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसे बोलते हैं ZPD, इसे ZPD बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। तो यह जो संप्रत्यय दिया, यह जो सिद्धांत दिया वो लीव वाइगोत्स्की ने दिया, इसे पार बोलते हैं। जिसे एक अर्थात स्टूडेंट कहीं भी अटक रहा तो उसे थोड़ी सहायता दे दी गई। कोई साइकिल सीख रहा है और उसे आप थोड़ा सा सहारा दे दिए कि वह गिरे नहीं और वह साइकिल चलाना सीख लिया। तो यह जो आपका जो सहारा देना हुआ, यही हुआ कि आप ZPD के अंतर्गत यही आता है कि आपने उसे सहारा दिया और वह करने लगा। तो यह थोड़ा यहाँ पे समीपस्थ दूरस्थ विकास और ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र थोड़ा मिलता जुलता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब है कौन सा कथन लीव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? तो अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, यह तो वाइगोत्स्की ने नहीं कहा है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया, हाँ यह सही है। अधिगम उत्पत्ति मूलक कर्मादेश है, यह भी गलत है।
और एक ऑप्शन और है, अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया। नहीं, अधिगम एक क्रमबद्ध है, अर्थात चरण दर चरण होता है। अधिगम जो है सीखता है विद्यार्थी, वह विभिन्न स्टेज में जाता है और उस हिसाब से वह सीखते जाता है। तो यह जो है अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, जो कि लिव वाइगोत्स्की महोदय ने बताए हैं। वाइगोत्स्की 3 चीज़ों पे फोकस किए हैं। एक है कि समाज, दूसरा है संस्कृति, और तीसरी है इसमें भाषा। अर्थात बच्चों का जो विकास होता है उसमें लिव वाइगोत्स्की महोदय का कहना है कि बच्चे का जो विकास होता है उसमें समाज, संस्कृति और भाषा का जो है सो महत्वपूर्ण योगदान होता है। महत्वपूर्ण योगदान होता है। जबकि पियाजे महोदय का कहना है कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, उसमें इन सारी चीज़ों का अहम भूमिका नहीं है। उसमें उसके परिवार अर्थात हेरिडिटी का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इन्होंने, लिव वाइगोत्स्की महोदय ने कहा है कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में समाज, संस्कृति और भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपको यदि किसी भी प्रश्न में समाज, सोशल, उसके बाद लैंग्वेज, सोशल, उसके बाद लैंग्वेज और कल्चर की जहाँ भी बात हो तो उस प्रश्न का आंसर सीधा सीधा वाइगोत्स्की को लगाना है। अब 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? तो निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो व्यक्तिगत प्रतियोगिता निरंतर आयोजन करने से प्रगतिशील कक्षा नहीं चलाई जा सकती है। अब है मौखिक दंड का प्रयोग। दंड तो आपको देना ही नहीं है, तो यह भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें दंड की कोई बात नहीं कही गई है। चाहे आप उसे फिजिकल या फिर मेंटली, किसी भी प्रकार का दंड आप नहीं दे सकते हैं। दंड की बात जो भी प्रश्न करता है वह दंड एक निगेटिव वर्ड है और यह आपका गलत होगा। उसके बाद एक रूपी मानकीकृत पाठचर्या, यह भी सटीक नहीं है। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना, यह सटीक इस प्रश्न के लिए है, क्योंकि प्रगतिशील कक्षा में अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देने से प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगता है और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार शेयर अवश्य कीजिए, जिससे उन तक भी हमारी यह वीडियो पहुंच सके। तो अब है जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? तो जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? तो जेंडर पक्षपात को चुनौती देना। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था। तो अलग अलग आप यदि बैठा रहे हैं तो यह तो आप जेंडर बायसनेस कर रहे हैं कि लड़का और लड़की में आप भेदभाव कर रहे हैं।
दोनों एक साथ क्यों नहीं पढ़ सकता है? तो यह जो आपका होगा कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था, यह एक जेंडर वाइस होगा, जेंडर वाइस होगा। दोनों एक साथ क्यों नहीं पढ़ सकता? दोनों का भाव, दोनों का मान बराबर है। अभी वर्तमान के क्षेत्र में लड़कियां लड़कों को पीछे छोड़ के बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो जेंडर भेदभाव पर चर्चा, ऐसे उदाहरण का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिका में दिखाई दे। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि बालक बालिकाओं को अलग बैठने की जो व्यवस्था है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए उचित नहीं है। अब है, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर लड़की के ब्लॉक अर्थात लकड़ी के ब्लॉक टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक स्कूल में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं खासकर गणित का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है। तो यह तो आपका ऑप्शन गलत है। पारो को परीक्षा देनी चाहिए और दोहरा और वेतन को बढ़ावा देना चाहिए, यह भी गलत है। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभव का समावेश करना चाहिए, यह सही है। बाहर में जो वह देखी है, वह जो उसे गणितीय जो भी अनुभव है, उसे यदि अपने पाठ्यक्रम में समावेश करके सीखेगी तो वह जल्दी सीख पाएगी। अर्थात करके जो सीखा जाता है वह बच्चों के लिए अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि उसमें बच्चा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। पारो को घर से सीखे गए ज्ञान को स्कूल से सीखे ज्ञान से पृथक रखने के लिए कहना चाहिए, यह भी गलत होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अब है, ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति किस बुद्धि के मूल्य हैं? तो यह जो है सो सीधा सीधा लग रहा है कि ध्वनि, लय और शब्द यह भाषा से संबंधित है। तो आपका यह आंसर ऑप्शन सी होगा, भाषिक बुद्धि। अब है, अधिगम अक्षमता के अंतर्गत गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है? यह जो प्रश्न है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपको किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो गणितीय अधिगम, गणित में हम जो भी करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो इससे होगा आपको कि डिसकैलकुलिया, यह जो है सो गणितीय अक्षमता अर्थात गणितीय विकार कहलाता है। डिसग्राफिया, ग्राफ अर्थात ग्राफ बनाना जो कि हम लिखने में करते हैं, तो यह जो है सो लेखन अक्षमता है। उसके बाद डिसलेक्सिया है कि आपको बोलने में समस्या होती है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। और गति समन्वय वैकल्प अर्थात डिस्प्रैक्सिया, जैसे कि कलम पकड़ने में आपको दिक्कत हो सकता है। कलम पकड़ने में दिक्कत मतलब कि छोटी छोटी जो है सो दिक्कतें जो होगी, कलम पकड़ने में दिक्कत, बटन लगाने में दिक्कत, तो यह सभी जो आता है वो डिस्प्रैक्सिया में आता है। तो गणितीय अधिगम इसको डिसकैलकुलिया अर्थात जो कैलकुलेट किया जाता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। डिसग्राफिया लिखने का जो है, इसमें ग्राफ बनाने का काम होता है, वो लिखने का काम होता है, तो यह डिसग्राफिया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं और आज के सेशन का यह सबसे लास्ट प्रश्न है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के
अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बना सकती है। तो वह दृढ़ अपेक्षा रखकर कि वे सख्त पाठ्यचर्या का अनुसरण करें। यह सख्त जो है और यह दृढ़ शब्द जो है यह निगेटिव वर्ड है सीडीपी में, आप इसका ध्यान रखिएगा। तो यह तो आपका ऑप्शन पहले छट गया। बच्चों से परामर्श करे बिना उसके लिए सारे निर्णय खुद लेकर, यह भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चों के अनुसार आपको उसके लिए पाठ्यचर्या तैयार करना है और किसी भी योजना को तैयार करना है बच्चों को ध्यान में रखकर। यह सुनिश्चित करे कि उसका आकलन मानकीकृत आकलन तरीकों द्वारा हो, यह भी नहीं हो सकता है। अब है कि पाठ्यचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके, तो आपका यह ऑप्शन डी होगा। तो दोस्तों आज का यह सेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज का यह वीडियो डेली हम जो है सो डेली एक वीडियो इसमें कि 15 सेट होगा, वो सीडीपी का हम डेली डिस्कशन कराएंगे। तो मिलते हैं हम अगले नए वीडियो के साथ, तब तक आप अच्छी ढंग से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपके अंदर यदि जिद शिक्षक बनने की है तो आप अपने जिद को पूरा करने के लिए पूरे जोश और जुनून के साथ लग जाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होना है। और मैं बार बार कहता हूं कि आपको ऑनलाइन टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि हम समय पर अपने सभी प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।